इस आदमी की बंदूक एक बंदर उनके घर से चुरा के ले गया और फिर कुछ दिनों बाद उनके घर से एक कंकाल मिलता है जिसकी मौत उसी बंदूक की गोली से हुई है। बस एक बंदर ने इनकी जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मचा दी कि जिसके बाद पूरे परिवार के एक एक करके सारे राज खुल रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है किष्किंधा कांडम। सस्पेंस और कई रहस्यों से बनी ये कहानी आप एंड तक जरूर देखिएगा। यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत मजा आएगा। कहानी की शुरुआत होती है अजय और अपर्णा की शादी से। आज ये दोनों अपने गिने चुने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक सिंपल और शांत तरीके से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हैं। अजय एक ईमानदार फॉरेस्ट ऑफिसर है जिसकी पोस्टिंग फिलहाल अभी उसी के गांव में है। वहीं उसकी पत्नी अपर्णा एक इंजीनियर है जो शादी से पहले बैंगलोर में जॉब करती थी, लेकिन शादी होने के बाद अपर्णा का नौकरी करने का कोई मूड नहीं, क्योंकि शादी के बाद वो एक शांत जीवन जीना चाहती है। अपर्णा फिलहाल अपनी नौकरी से रिजाइन कर चुकी है और अब वो अजय के साथ उसी के गांव में एक शांत जीवन जिएगी। अब शादी के बाद दोनों अजय के घर पहुंचते हैं। अब तक इस घर में सिर्फ अजय और उसके पिता अप्पू पिल्लई ही रह रहे थे, लेकिन अब अपर्णा भी इनके परिवार में शामिल हो चुकी है। घर पहुंचते ही अजय को खबर मिलती है कि उसके पिता अप्पू पिल्लई की बंदूक गुम हो चुकी है। अब एक पिस्तौल का गुम होना कोई आम बात तो नहीं, इसलिए उनके घर पे पुलिस भी आ चुकी है। अप्पू पिल्लई एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और इसीलिए उनके पास बंदूक का होना कोई नई बात नहीं, लेकिन आर्मी में होने के कारण उनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा है। उम्र के साथ साथ उनका ये चिड़चिड़ापन और उनकी सख्ती बढ़ती ही जा रही है। हर चीज में कमियां निकालना और किसी से ढंग से बात भी ना करना, ये चीजें शायद उन्हें आर्मी की वजह से ही मिली हैं। लेकिन अब बंदूक गुम होने की वजह से घर का माहौल थोड़ा और गर्म हो गया है। अजय का ये घर घने जंगल के पास है, जिसकी वजह से यहाँ बंदरों की भरमार लगी रहती है और अजय के साथ साथ पूरे गांव को इन बंदरों ने अपनी हरकतों से परेशान करके रखा है। कभी किसी की फसल खराब कर देते हैं तो कभी किसी के घर से सामान उठा के ले जाते हैं। इसीलिए अजय के पिता अप्पू पिल्लई को भी यही शक हो रहा है कि शायद उनकी बंदूक ये बंदर उठा के ले गए हैं। इसलिए अगले दिन कई लोगों को बुला के पेड़ों पे चढ़ाया जाता है। अब हर एक पेड़ पे उस बंदूक को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं लग पाया। इन सब के बीच हमें पता चलता है कि अजय की जिंदगी भी बहुत गम से भरी हुई है। दरअसल अपर्णा के साथ अजय की ये दूसरी शादी है। अजय की पहली पत्नी की मौत आज से 2 साल पहले कैंसर की वजह से हो गई थी, लेकिन पत्नी की मौत से बड़ा गम एक और है। पहली पत्नी के साथ अजय का एक बेटा भी था और ये बेटा आज से 3 साल पहले अजीब तरीके से घर से गायब हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस के साथ मिलके अजय आज तक अपने बेटे को ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। अपर्णा को अजय और उसके परिवार की एक कहानी पहले से पता थी और सब कुछ जानने के बावजूद भी अपर्णा ने अजय और उसके परिवार को अपनाया। अपर्णा हर वो कोशिश कर रही है जिससे अजय और उसके पिता के चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कान आए। अजय के पिता अप्पू पिल्लई गांव में किसी से बात नहीं करते, वो घर से भी बहुत कम निकलते हैं। गांव में उनका इकलौता दोस्त सुमदन ही है। सुमदन अप्पू पिल्लई को काफी समय से जानता है। अब खोई हुई बंदूक का पता करने अप्पू पिल्लई सुमदन के पास आए हैं। इसी बीच एक रात अपर्णा अपने कमरे की खिड़की से दूर एक आग जलती हुई देखती है। अब ऐसे अचानक आधी रात को एक आग का जलना उसे अजीब लगता है। सुबह उठ के वो अजय और अप्पू के साथ उस जगह को देखने जाती है तो उन्हें पता चलता है कि इस जगह पहले भी कई बार आग जलाई जा चुकी है, लेकिन अजय और उसके पिता साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने पहले कभी आग जलती हुई तो नहीं देखी। जिसके बाद अपर्णा को ये आग थोड़ी अजीब तो लगती है। लेकिन अगले दिन पुलिस अजय के खोए हुए बेटे चाचू की खबर लेके उसके पास आती है। पुलिस वालों के हाथ बच्चे की एक लाश लगी है, जिसकी शिनाख्त करने के लिए वो अजय और अपर्णा को अपने साथ ले आते हैं। लेकिन उसके पीछे से हमें दिखाया जाता है कि अजय के पिता अप्पू पिल्लई अपने खोए हुए पोते को ढूंढने में लगे हैं। उनके कमरे में अखबारों की कटिंग और कई अलग डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं, जिनकी मदद से वो पता लगाने में लगे हैं कि आखिर चाचू गया कहाँ। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे की मिली हुई लाश चाचू की नहीं है। जिसके बाद अजय और अपर्णा घर आ जाते हैं। लेकिन अब अपने नए घर में कुछ समय बिताने के बाद अपर्णा अपने ससुर अप्पू पिल्लई में कुछ बदलाव महसूस कर रही है। अजय को बताते हुए अपर्णा कहती है कि मैंने पिताजी में कुछ अजीब सी बातें नोटिस की हैं।
वो कभी कभी बात करते हुए अचानक मेरा नाम भूल जाते हैं। उनके फोन में केवल 10 नंबर सेव हैं और हर एक नंबर बहुत अजीब तरीके से सेव किया गया है। इसके साथ साथ मुझे उनके कमरे से कुछ अजीब सी दवाइयाँ भी मिली हैं। ये दवाइयाँ केवल उन्हीं पेशेंट्स को खिलाई जाती हैं जिनको दिमाग की बीमारियां हों। कई बार लोगों से बात करते हुए मैंने उन्हें एक डायरी पे कुछ नोट करते हुए भी देखा है और ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही, क्योंकि अगर पिताजी को कोई भी किसी तरह की बीमारी है तो हमें उनका इलाज कराना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद अजय उसे बताता है कि मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता है। मुझे लगा था कि तुम ये सब सुन के परेशान हो जाओगी, इसीलिए ये सच्चाई बताने के लिए मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। दरअसल काफी साल पहले मुझे पता चला था कि पिताजी को चीजें भूलने की बीमारी है। उन्हें कोई भी चीज अच्छी तरह से ज्यादा समय के लिए याद नहीं रहती और ये बात बताने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा चाचू ही था। जब चाचू ने मुझे पिताजी की इस भूलने वाली बीमारी के बारे में बताया तो हम सब ने पिताजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन इलाज और डॉक्टर का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाते। हमारे लाख समझाने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी इलाज के लिए हामी नहीं भरी। मुझे लगा था उन्हें ये बीमारी बढ़ती उम्र की वजह से लगी है, लेकिन एक दिन पिताजी के साथ नौकरी करने वाले अंकल जैकब हमारे घर आए थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये बीमारी पिताजी को फौज के समय से ही है और बल्कि चीजें भूलने की वजह से ही उन्हें आर्मी से भी निकाला गया था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बीमारी को कभी बीमारी नहीं समझा। अगर डॉक्टर और इलाज का नाम लो तो वो गुस्से हो जाते हैं, लेकिन फौज के समय से लेके अब तक उन्होंने इस बीमारी को काफी चालाकी से छुपा के रखा है। इसीलिए वो लोगों से कम मिलते जुलते हैं और किसी भी अनजान शख्स से बात करते हुए वो अपनी डायरी पे नोट्स लिख लेते हैं ताकि अगली बार मिलने पे उन्हें याद रहे कि ये शख्स था कौन। अजय अपर्णा को बताता है कि पिताजी को फौज छोड़े 16 साल हो गए और तब से लेके आज तक वो सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस बीमारी को लोगों से छुपा सकें। मैं सोच भी नहीं सकता कि अकेले इस बीमारी से जूझना उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा और इतने सालों में मैं भी समझ गया हूँ कि वो नहीं चाहते कि किसी को उनकी ये बीमारी के बारे में पता चले। इसलिए अब मैंने भी उन्हें डॉक्टर्स और इलाज के लिए बोलना बंद कर दिया है। इसी बीच कुछ दिनों बाद अजय के घर के पास वाले जंगल में पुलिस वालों को एक कंकाल मिलता है। कंकाल मिलने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच चुकी है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि वो कंकाल एक बंदर का है जिसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। अब अजय ये बात अपर्णा को बताते हुए कहता है कि जिस जगह पे ये कंकाल मिला है वो जगह कुछ सालों पहले हमारी थी और फिर पिताजी ने उन्हें किसी और को बेच दिया। लेकिन पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि जब इस बंदर की मौत हुई थी उस समय हमने ये प्रॉपर्टी बेची नहीं थी और अब अपर्णा और अजय दोनों का ही शक अपने पिता की तरफ जाता है, क्योंकि बंदर की मौत गोली लगने की वजह से हुई है और उनके सारे घर में बंदूक सिर्फ अजय के पिता अप्पू के पास ही है। अजय कोशिश करता है कि इस बारे में अपने पिता से बात करे, लेकिन अप्पू गुस्से में उसके सवालों के जवाब देने से साफ मना कर देते हैं। इसी बीच पुलिस वालों के पास एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पहुंचता है जिसने एक बंदर की तस्वीर खींची है जिसके हाथ में एक बंदूक है। अब उस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस वालों का सीधा शक अप्पू पिल्लई की तरफ जा रहा है, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है कि हाल फिलहाल में अप्पू पिल्लई की पिस्तौल गायब हो चुकी है जो उसे काफी समय से मिली नहीं है। लेकिन इन सब घटनाओं से अनजान अप्पू पिल्लई अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। न जाने वो अपने गुम हुए पोते को ढूंढ रहा है या फिर अपनी खोई हुई बंदूक को, लेकिन वो अभी भी अपने कमरे में घुस के कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। पुलिस स्टेशन में अप्पू पिल्लई को वो फोटो देखने के लिए बुलाया जाता है। फोटो में बंदर के हाथ दिख रही वो बंदूक को अप्पू पिल्लई अपना बताता है और अब यहाँ से कहानी और भी उलझती जा रही है। अगले ही दिन अपर्णा अप्पू पिल्लई को अपने घर के पास उस जंगल में आग लगाते हुए देखती है। अप्पू पिल्लई कुछ कागजों को जलाने की कोशिश कर रहा है और ये आग ठीक उसी जगह पे लग रही है जहाँ अपर्णा ने पहले भी आग लगते हुए देखी है। अब अपर्णा को समझ आता है कि शायद उस रात भी आग अप्पू पिल्लई ने ही लगाई हो, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल है कि आखिर अप्पू पिल्लई क्या जलाने की कोशिश कर रहा है। वो अप्पू को रोकते हुए आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन अप्पू उसे आग बुझाने ही नहीं देता। दोनों में हाथापाई हो जाती है और इतने में वहाँ अजय पहुँचता है और ठीक उसी मौके पे अप्पू सब कुछ भूल जाता है। उसे कुछ याद नहीं कि ये आग किसने जलाई और वो अपर्णा के साथ हाथापाई भी कर रहा था। और अप्पू की ये हालत देखने के बाद अपर्णा को समझ में आता है कि मामला कितना सीरियस है। इतने में वहाँ पुलिस पहुँचती
है और अप्पू को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब अप्पू के चले जाने के बाद अपर्णा और अजय मामले की सच्चाई का पता लगाने सुमधन के पास जाते हैं। ये सुमधन अप्पू का वही दोस्त है जिससे अप्पू अक्सर मिलने आया करते थे। सुमधन उन दोनों को बताता है कि अप्पू हमेशा एक ही घटना के बारे में पूछने आते थे। दरअसल ये घटना काफी पुरानी है। तो एक बार जब अजय की बीमार पत्नी का इलाज चल रहा था तो अप्पू और चाचू घर पे अकेले थे। किसी तरह चाचू के हाथ में अप्पू की वो बंदूक लग गई जिससे उसने एक बंदर को गोली मार दी और गोली की आवाज सुन के मैं तुरंत अप्पू से मिलने पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचने पे मैं देखता हूं कि अप्पू चाचू की बुरी तरह से धुलाई कर रहे हैं। अब हमें पता था कि अगर पुलिस को ये बात पता चल गई तो ये केस काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इसी वजह से मैंने उस बंदर की लाश को वहीं घर के पास दफना दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब मैंने नोटिस किया कि अप्पू का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया है, मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो, तब मुझे समझ आया कि अप्पू के साथ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर चल रही है। फिर वो अपर्णा और अजय को बताता है कि इसके बाद अप्पू मुझसे मिलने अभी हाल फिलहाल में आए थे जब उनकी बंदूक गुम हो गई थी। लेकिन हर बार जब भी वो मिलने आते सेम एक ही घटना के बारे में पूछते हैं और तब मुझे शक हुआ था कि शायद इन्हें भूलने की बीमारी है। अब इस कहानी में चाचू का एंगल जुड़ने के बाद अपर्णा को चाचू की चिंता होने लगी है। उसे लग रहा है कि अप्पू को भूलने की बीमारी तो है ही, तो कहीं चाचू के गायब होने के पीछे अप्पू का हाथ तो नहीं। वो तुरंत अप्पू के कमरे में पहुंच के कमरे की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने लगती है। अप्पू के कमरे से उसे चाचू से रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर कटिंग और कुछ अलग कागजात भी मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अप्पू की अलमारी से अप्पू की खोई हुई बंदूक भी ढूंढ लेती है। अब बंदूक को देख के अपर्णा को बहुत हैरानी होती है क्योंकि पुलिस के सामने तो अप्पू ने मान लिया था कि उस फोटो में जो बंदर के हाथ में बंदूक है वो अप्पू की ही खोई हुई बंदूक थी। तो फिर ये बंदूक उनकी कवर में कैसे आई? वो अजय को ये सारी बातें बताती है। अपर्णा का कहना है कि चाचू के गुम होने के पीछे हो न हो अप्पू का हाथ जरूर है। अब थक हार के अजय अपर्णा को सारा सच बताने लगता है। वो अपर्णा को कहता है कि जो सवाल तुम्हारे मन में है वही सेम सवाल मेरे पिताजी के मन में भी हैं। जैसे तुम्हें मेरे पिताजी पे शक हो रहा है वैसे ही उनको भी अपने आप पे ही शक है। ये बात सुनने में अपर्णा को थोड़ी अजीब सी लग रही है और तभी हमारी कहानी का पहला फ्लैशबैक शुरू होता है। दरअसल आज से 3 साल पहले जब अजय की पत्नी बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था तो उसी बीच एक दिन अजय घर पहुंचता है। अपने कमरे में पहुंचने पे वो वहाँ चाचू की लाश देखता है। लाश के पास ही चाचू की माँ बुरी हालत में बैठी हुई है, उसे कोई सुध बुध नहीं और ठीक उनके पास अप्पू की वो बंदूक भी है। कमरे की हालत ऐसी देख के अजय के होश उड़ जाते हैं। रोते रोते उसकी पत्नी उसे बताती है कि चाचू अप्पू की बंदूक कहीं से उठा ले आया था, लेकिन जब मैंने इससे ये बंदूक छीनने की कोशिश करी तो गलती से गोली चल गई और हमारा अप्पू मर गया। अपने सामने अपने बच्चे की मौत के बाद चाचू की माँ सदमे में चली जाती है। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो बाहर जाके अपने पिताजी से मदद मांगने की सोचता है लेकिन अप्पू की ऐसी हालत नहीं कि वो उनकी मदद भी कर सके। वापस कमरे में आने पे अजय देखता है कि चाचू की माँ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। घबराहट के मारे अजय को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। वो चाचू की लाश को वहीं छोड़ के अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन हॉस्पिटल से वापस जब वो कमरे में आता है तो वो देखता है कि वहाँ से चाचू की लाश गायब हो चुकी है। कमरे में ना ही खून का कोई निशान है और ना ही उसके पिता की बंदूक वहाँ पड़ी है। अब अजय किसी से सवाल जवाब भी नहीं कर सकता, इसलिए उस किस्से के कुछ दिनों बाद वो अपने पिता को कुछ कागज जलाते हुए देखता है। दरअसल उस रात अजय के अपनी पत्नी को ले जाने के बाद अजय के पिता अप्पू ने चाचू की लाश को देखा था और भूलने की बीमारी की वजह से अप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाचू को हुआ क्या है। तुरंत उन्होंने चाचू की लाश तो ठिकाने लगा दी, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी ये सवाल था कि कहीं चाचू को मैंने तो नहीं मारा। इसलिए वो चाचू के खून की इन्वेस्टिगेशन खुद करते हैं और पता लगा लेते हैं कि चाचू का मर्डर या तो उसकी माँ के हाथों हुआ है या फिर उसके पिता के हाथों। अब असली सच का पता चल जाने के बाद अप्पू ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़पेपर कटिंग का इस्तेमाल किया था उसे जला दिया था और तब से लेके आज तक ये इन्वेस्टिगेशन और फिर डॉक्यूमेंट्स को जला देने का चक्कर चलता आ रहा है। दरअसल अपनी बीमारी की वजह से अप्पू थोड़े समय बाद फिर भूल जाते कि चाचू आखिर कहाँ गायब हो गया है। वो फिर से इन्वेस्टिगेशन में लगते और इन्वेस्टिगेशन सॉल्व करने के बाद वो फिर से उन
डॉक्यूमेंट्स को जला दिया करते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार केस सॉल्व करने के बाद उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जलाए क्यों, तो उसका इकलौता कारण यही है कि केस सॉल्व करने के बाद उन्हें हर बार यही पता चलता कि या तो चाचू की मौत उसकी माँ की वजह से हुई है या फिर उसके पिता की वजह से। और फिलहाल उनका परिवार बिल्कुल भी इस हालत में नहीं कि उनके जवान बच्चे के कत्ल का बोझ अपने सर ले सके। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के सारे पेपर जला के वो कोशिश करते हैं कि चाचू की बुरी यादों से छुटकारा पा सकें। और इस तरह अप्पू की अजीब हरकतों का राज अपर्णा के सामने खुलता है। सब कुछ पता होते हुए भी अजय अपने उस पिता के दर्द से अच्छी तरह वाकिफ है। एक जवान पोते को खोने के बाद हमेशा ये सोच में पड़े रहना कि आखिर वो गायब कहाँ हुआ, नए सिरे से उसकी जांच शुरू करना और हर बार सबूत मिटा देना, ये मानो अप्पू के जीवन की दिनचर्या हो चुकी थी। और उनके इस दर्द को अगर कोई अप्पू से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाता तो वो अजय ही था। तो देखा आपने बाप बेटे का अनोखा कश्मकश से भरा हुआ रिश्ता, जहाँ बाप कोशिश कर रहा है अपने बेटे को बचाने की, तो वहीं बेटा इस कोशिश में चुपचाप बैठा है कि उसके बाप को कहीं कोई दुख ना पहुंच जाए।